2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा Mg और एनोड की तरफ जाएगा ऑक्साइड आयन। और ऑक्साइड आयन एक और तरीके से समझ लो, ये तो एक मेथड है डायग्राम से समझाने वाला। अगर डायग्राम के बगैर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो आपने अपने जहन में रखना है कि आयंस ने ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस न्यूट्रल होना है। क्या होना है सारा? आयंस ने ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बेटा न्यूट्रल सर। सारा नहीं है क्लास में? अच्छा, तो पॉजिटिव आयन न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके और एक नेगेटिव आयन न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे। कुछ बच्चों को ये मुश्किल पेश आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लिखने हैं प्रोडक्ट, तो मैंने बता दिया, ये वाली बात बता दी। कुछ को इससे समझ नहीं आती बात, फिर मैं उनको कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद आप वेरीफाई कर लिया करें। और वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या है कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड पे चार्ज इक्वल है तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ठीक लिखे हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में गिलानी साहब बताओ, प्रोडक्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? प्रोडक्ट साइड पे क्या चार्ज है अली गिलानी? न्यूट्रल। जी कोई चार्ज नहीं है। और रिएक्टेंट साइड पे Mg पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव 2। और इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव। तो +2 -2 ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल, इक्वल हो गया। जी। तो दोनों साइडों पे चार्ज इक्वल है, ये भी साइड 0 ये भी साइड 0। ओ। अब इधर आ जाए, इधर आ जाओ। ये हाजिक आप बताओ, ये रिएक्टेंट साइड पे ऑक्साइड पे क्या चार्ज है भाई? सर 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? सर नो चार्ज। नो चार्ज। और इन 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? सर 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी 2 नेगेटिव, इस साइड पे भी 2 नेगेटिव, दोनों साइड पे चार्ज इक्वल है, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन ठीक लिखे हैं। फिर यहाँ पे वही पॉइंट अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये इक्वेशन आप ऐसे नहीं लिखेंगे ऑक्साइड वाली, क्योंकि ये ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज O2। तो आप लिखेंगे ऑक्साइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये मैं समझा के लिख देता हूँ, और ये बन गया 2 और इलेक्ट्रॉन लूज किए, बन गया O। और O और प्लस O मिलकर बन गए O2। तो इसकी ओवरऑल इक्वेशन, ये आपको हमेशा ओवरऑल ही लिखनी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये O और ये O कैंसिल, ये O और ये O कैंसिल। तो आपको इक्वेशन लिखनी चाहिए कैसे? 2 ऑक्साइड आयन गिव्स O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। यानी ये तो मैं समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ऑक्साइड आयन एनोड पे गया, वो तो बन ये गया बात मुझे O2। समझ नहीं आई क्या बात नहीं समझ आई? सर। ये आपने अब पहले भी 4 मैंने कौन से समझाया आ था गया? कि हाँ ये 4 कैसे आ गया, ये समझ नहीं आ रही। ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लिखे हुए हैं ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ईमान कहाँ लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे। और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट साइड। तो ये प्रोडक्ट साइड वाले जो नंबर्स होते हैं वो एड अप सर होते हैं ये कि तो समझ कैंसिल आ होते गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये 2 दफा क्यों लिखा है आपने। हैं? अब मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप लोग उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये ऑक्साइड एंड ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते समझाएं। हैं। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे ऑक्साइड आयन इक्वेशन, ऑक्साइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और बन गया O। फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने आपको सिखाया है कि जिन एलिमेंट्स के नाम के आखिर में जन आता है, दे आर ऑलवेज रिटन इन देयर डायटोमिक स्टेट। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ये सब डायटोमिक स्टेट में लिखे जाते हैं। तो आप इस O को कर दें O2। अब मुझे बताओ ईमान, प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2। और रिएक्टेंट साइड पे? 1। इस एक को 2 कैसे करेंगे? ये 2 किया, 2 लिखे। ऑक्सीजन इक्वल हो गए। एक ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके O बनता है। 2 ऑक्साइड आयन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे?
2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप चेक कर लें आपका चार्ज इक्वल हो गया। ये मुझे बताओ ईमान, ये दोनों ऑक्साइड का मिलाकर टोटल कितना चार्ज बनता है? दोनों ऑक्साइड का हम एक ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, 2 ऑक्साइड का मिलाकर कितना हो गया? -4 -4। और O2 के ऊपर क्या चार्ज है? 0। ये 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -4, तो रिएक्टेंट साइड पे भी चार्ज -4 और प्रोडक्ट साइड पे भी -4। इसका मतलब हमारी लिखी हुई इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब समझ आई गई बात थोड़ी की कि बहुत। नहीं? आ गई है थोड़ी सी। आप हमेशा यही कहती है थोड़ी बहुत। आ गई है, जितनी आ रही थी आ गई है। जितनी आनी थी बस इतनी आनी थी। जी। अच्छा जी, और प्रैक्टिस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ बढ़ती रहेगी। जी, एग्जामिनर हमसे कहता है इलेक्ट्रोलाइज करें आप इसको। इलेक्ट्रोलाइज मोल्टन पोटेशियम ऑक्साइड। अब आपने ज़हन में रखना है, जब भी एग्जामिनर आपको कोई कंपाउंड देता है पोटेशियम ऑक्साइड, तो आपने ये वाला जो नंबर है इससे कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने ज़हन में रखना है कि ये पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड बेसिकली कैसा होगा? ऑक्साइड आइन मिड में, और दोनों पोटेशियम ने इससे ऐसे बॉन्ड बनाया होता है। मैंने इलेक्ट्रॉन ने भी दिखाया, प्रॉपर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो इस पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम मेल्ट करेंगे, तो जिस कंटेनर में मेल्ट करेंगे उसमें फिर फ्रीली मूविंग पोटेशियम आइंस होंगे, ऑक्साइड आइन, पोटेशियम आइन, ऑक्साइड आइन। आपने इस नंबर से कंफ्यूज नहीं, आपने देखना है बस कौन कौन से आइन है कंपाउंड में, पोटेशियम आइन, ऑक्साइड आइन, बस। सर ये KF क्या हुआ है? अच्छा K पॉजिटिव। एफ कहां से आ गया यार? जी, कैथोड की तरफ कौन सा आइन जाएगा? पोटेशियम। जी, पोटेशियम आइन। और पोटेशियम आइन ने वहां जाकर क्या करना है, ईमान बताओगी? अपने आप को न्यूट्रल गेन करने ऑफ के लिए पोटेशियम इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा? 1 गुड। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया पोटेशियम। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन हुई। और एनोड की तरफ कौन सा आइन जाएगा ईमान? ऑक्सीजन। ऑक्साइड आइन। और ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आइन, आप ही बताओ ईमान, ऑक्साइड आइन को क्या करना चाहिए एनोड पे कर? तो ये लूज करेगा कितने 2 इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 या 4। 2 लूज करेगा और O बन जाएगा। 2 और ऑक्सीजन जी। O एग्जिस्ट करता है कि O2? हाँ एटॉमिक स्टेट O2 एग्जिस्ट करता है, तो O2 होएगा तो 4E माइनस होएगा। 4 ही हो जाएगा। ये O2 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 ये ऑक्साइड आइंस के पीछे भी 2 लग जाएगा। और एक ऑक्साइड आइन ने O बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, 2 ऑक्साइड आइन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4। ये बैलेंस हो गया। ठीक है ईमान, अब थोड़ा बहुत समझ में आया है कि जी, बहुत अब अच्छा समझ आ गया। अच्छा अच्छा। आगे सर। उसके बाद एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, ताकि पक्का पानी आ जाए हमें, पक्का पानी। अच्छा, एक और चीज भी आपको दिखाऊं, एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप इन दोनों रिएक्शंस की, कैथोड और एनोड दोनों के रिएक्शंस की ओवरऑल इक्वेशन लिखें, यानी इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें। तो गौर से सुनिएगा, जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ये कैथोड की इक्वेशन और एनोड की इक्वेशन को कंबाइन करने से पहले इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन टर्म्स होंगी उन्हें कैंसिल करेंगे। तो महानूर है क्लास में? महानूर, महानूर नहीं है क्लास में। हाजिक आप बताओ भाई, दोनों इक्वेशंस में से, ठीक है बस वैसे काम नहीं ना चलेगा। दोनों इक्वेशन में से
कॉमन चीज कौन सी है? आज़िक आप बताओ भाई। सर दोनों इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स। गुड। क्या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है बेटा दोनों इक्वेशंस में? नहीं सर। हाँ, तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए इनका नंबर इक्वल करना पड़ेगा। और नंबर कैसे इक्वल होगा? कैथोड की इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन बन जाएगी 4k पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स अस 4k। ये बन गई कैथोड की इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ज्वाइन कर दें। ज्वाइन कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशंस में जो रिएक्टेंट साइड पे कॉमन है उसे रिएक्टेंट साइड पे लिख दें, जो प्रोडक्ट साइड पे कॉमन है उसे प्रोडक्ट साइड पे लिख दें। जैसे कि कैथोड वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे क्या-क्या कुछ है? 4k पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन। और एनोड वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे क्या है? 2O-2। अब इन दोनों इक्वेशन में जो प्रोडक्ट साइड पे है वो लिखते हैं। पहली इक्वेशन में है 4k, दूसरी इक्वेशन में है O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। बताएं जी, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो सकते हैं इब्राहिम फारूकी? जी सर, हो सकते हैं। और इस कैंसिलेशन के बाद हमारी ओवरऑल इक्वेशन बनी 4k पॉजिटिव 2 ऑक्साइड आइन दैट गिव्स 4k प्लस O2। सर ये ये ऐसे है, कर क्यों रहे हैं हम? ये ओवरऑल इक्वेशन हमें एग्जामिनर सर बनाने कहते के हैं लिए वो पेपर में। 4k भी तो कैंसिल हो सकता है। नहीं बेटा, वो k पॉजिटिव है और वो दूसरा k न्यूट्रल है। एग्जामिनर हमसे कहता है ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए, तो ओवरऑल इक्वेशन हमें बनानी आनी चाहिए। सर एक और प्रैक्टिस कर लें, ऐसा कुछ। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं जी, और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जामिनर हमसे कहता है इलेक्ट्रोलाइज करें मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। फिर मेरा वो पहला पॉइंट आप लोगों के साथ वही है कि आपने इन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना। आपने जहन में रखना है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बेसिकली बॉन्डिंग कैसे है। ऑक्साइड आइन इज bonded with aluminium ion. Aluminium ion is bonded with oxide ion, and oxide ion is again bonded with aluminium ion, and then again oxide ion. तो जब आप इनको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने पर ये एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन हो जाएंगे फ्री। ये एल्यूमिनियम आयन मूव कर रहा है, ये ऑक्साइड आयन, ये एल्यूमिनियम आयन, ये ऑक्साइड आयन अब फ्रीली मूव कर रहे हैं उस कंटेनर में। तो कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा भाई? जी इब्राहिम फारूकी, एल्यूमिनियम आयन। और जैना, इस एल्यूमिनियम आयन ने कैथोड पे जाके क्या करना है बेटा? It will take electrons. How many electrons it will take? 3 electrons. Good. After taking 3 electrons, it will become neutral aluminium. And process is gain of electron. Gain of electron is called reduction. और सारा है क्लास में, सारा आप बताओ बेटा, what will happen at anode? Sir, loss. Which ion will move towards anode? O2 minus. यस, ऑक्साइड आयन। और इसकी इक्वेशन तो अब याद होगी। ईमान लिख पाओगे आप ऑक्साइड आयन की इक्वेशन मुझे? सर O2 लिखें O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी साइड 4 पे इलेक्ट्रॉन्स। 2 लिख दें। गुड। अब देखें जी, इस प्रोसेस में क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है। हाजिक, अब हमने बनानी है बेटा ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन बनाने
के लिए मुझे बताओ दोनों इक्वेशन में क्या ऐसी चीज है जिसको कैंसिल आउट किया जा सके? सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है बेटा दोनों इक्वेशंस में? नहीं सर, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए दोनों इक्वेशंस को इस दफा पेचीदा तो हमने एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, इस दफा दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो हाजिर बताओगे किसको किससे मल्टीप्लाई करें? जी सर। सर ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाली को 3 से। एक्सीलेंट यार, जबरदस्त। अब मुझे बताओ ऊपर वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? सर 12। और नीचे वाली इक्वेशन में? सर 12। 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। उस कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बनी है वो क्या है? ऊपर है 4, एल्यूमिनियम को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 एल्यूमिनियम, और नीचे वाली इक्वेशन में ये 3 2 6, 6 ऑक्साइडाइन, और प्रोडक्ट साइड पे आएगा फिर 4 एल्यूमिनियम और 3 O2। ये है जी ओवरऑल इक्वेशन। क्यों भाई, समझ में आई हाजिक या और बाकी बच्चों को कि नहीं? सर आ गई समझ। और ईमान नासिर आपको, महानूर आपको? जी सर आ गई है। और हानिया, इरहा? जी सर आ गया। जी सर आ गई है। और रामीन और जैना? जी सर। जी सर। ठीक है। और सारा को भी आ गई होगी इंशाल्लाह। क्यों सारा? लो जी, ये होगी मोल्टन की। अब आप लोगों ने इन्हीं ये जो मैंने करवाए थे, बल्कि 2-3 कंपाउंड से यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। MgBr2, PbI2, FeCl3। ये आपने तीनों कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, इनकी इक्वेशंस और ओवरऑल इक्वेशन, और ये मोल्टन है। मैं आप स्टार्ट करने लगा हूँ आप सर लोगों को नेक्स्ट टॉपिक। जी बेटा। सर ये मोल्टन और एक्वस में क्या फर्क होता है? अभी पता चलने लगा है आपको। एक्वस पानी को कहते हैं। अगर आप सर किसी कंपाउंड को इतना हीट करेंगे वो मेल्ट करके लिक्विड बन जाए तो उसको मोल्टन कहेंगे, और अगर आप किसी कंपाउंड को उठाकर पानी में डाल दें तो वो एक्वस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। जी, अब हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोलाइज करने लगे। और एक्वस सॉल्यूशंस पहले क्लियर करना पड़ेगा। एक्वस सॉल्यूशन पहले बताओ मुझे इरहा, एक्वस सॉल्यूशंस किसे कहते हैं बेटा? The ones that are dissolved in water. हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस की दो टाइप्स हैं, दैट इज डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन and concentrated aqueous solution। अब मैं एक बात बताता हूँ, बच्चों से पूछो ना बेटा, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में क्या फर्क है, तो जरा सुन लें बच्चों का आंसर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आपका भी यही आंसर होगा। मैं जरा टाइम बचाने के लिए खुद ही बता रहा हूँ। बच्चे कहते हैं सर डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है। यानी नमक और पानी का सॉल्यूशन है, पानी ज्यादा नमक कम, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। नहीं सर, और डाइल्यूट होता है कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें दोनों इक्वल, मतलब कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। वही फजूल बात की ना तुमने, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। तो तुम्हें टांग भी डानी होती है और तुम्हारे पास होता भी कुछ नहीं है बताने सही नहीं था। के लिए। यार सारा टेम्पो खराब कर दिया इतनी फजूल बात करके। सर आप कंटिन्यू करें। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन उसे कहते हैं, ये बच्चों का आंसर बता रहा हूँ, जैसा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
सोल्यूट ज्यादा हो सॉल्वेंट कम हो, यानी नमक ज्यादा पानी कम तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, पानी ज्यादा नमक कम तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये टोटली रॉन्ग आंसर है, जो ज्यादातर बच्चों का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों से जब ये जवाब देते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ग्लास नमक को हाफ ग्लास पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए? बताएं जी, ये पॉसिबल है? नहीं, एक ग्लास नमक का भर के जग में डाला जाए और आधा ग्लास पानी डाला जाए तो वो डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं कभी शायद भी नहीं होगा, सही। कभी भी नहीं होगा। इवन एक ग्लास नमक एक ग्लास पानी दोनों को इक्वल भी लोगे तो फिर भी कभी डिसॉल्व नहीं होगा। एक और बात बता दूं, एक ग्लास पानी में 1 टेबल स्पून नमक भी बड़ी मुश्किल से डिसॉल्व होता है, और अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो ऐसा सॉल्यूशन कोई पी नहीं सकता, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ये एक वैसे ग्लास डिसॉल्व क्यों नहीं वाटर में होता? डिसॉल्व तो हो जाता है, मिक्स हो जाता है। बड़ी मुश्किल से होता है। एक स्पून से ज्यादा नहीं होगा, कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। और एक स्पून जो NaCl का अगर एक ग्लास पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उसको पीना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी। तो तो सर सही डेफिनेशन। सही डेफिनेशन ये है जो मैं अब बताता हूँ बच्चों को, वो ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है which contains small amount of dissolved solute, small amount of dissolved solute। और concentrated solution वो है which contains large amount of dissolved solute। ये है जी फर्क। हम अब सही, करेंगे समझ नहीं आया मुझे फर्क। इसमें, ना समझ आने वाली कौन सी बात है, जरा पूछो, बताओ ये क्या चीज नहीं समझ आ रही मुझे भी इसमें ये आपको? समझ नहीं आया। सर पूछो मतलब क्या बात नहीं समझ? डिसॉल्व सॉल्यूट होता क्या है? अच्छा ये नहीं पता ना, एक बात नहीं है ना, नहीं अभी तो एग्जांपल दिया कि नमक और है। पानी, नमक को पानी में डिसॉल्व करें तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा ईमान? सॉल्यूट नमक है, सॉल्वेंट पानी है। हम्म। तो अगर आप नमक की बहुत ज्यादा अमाउंट पानी में डाल देंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, और नमक की अगर थोड़ी सी अच्छा, अमाउंट पानी में डालेंगे, एक चुटकी नमक पानी में डाल देंगे तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। सर तो एक मतलब अच्छा, स्पून एक स्पून भर के पानी में नमक का डाल देंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। सर लेकिन ये तो सेम बात ही होगी, क्योंकि अगर हम एक छोटा स्पून डाल रहे हैं नमक का, उसमें फिर भी पानी तो ज्यादा ही है, तो टेक्निकली सॉल्वेंट ज्यादा ही है कंपैरेटिवली, तो मतलब दोनों सॉल्वेंट डिसॉल्व सेम चाहे रहेंगे। सॉल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है सोल्यूट के मुकाबले में। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट डाइल्यूट के मुकाबले में ज्यादा होती है। अगर आप एक ग्लास पानी में एक चुटकी नमक डालेंगी तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, एक चम्मच भर के नमक का डाल देंगी तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो वो सोल्यूट का कंपैरिजन आपस में होगा। और प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो होती है उससे डाइल्यूट ज्यादा होती है, क्या ज्यादा जिसमें होती है भाई? जिसमें कॉन्सेंट कोई चीज सोल्यूट ही ना हो, वो सॉल्यूशन का क्या है? चल वो सोल्यूशन जो कैसे होगा सॉल्यूट ना यार? वो गिलानी तो सॉल्वेंट होता है। यार तुम्हें यार गिलानी तो अच्छा भला समझदार आदमी मुझे लगता था, ओ, लेकिन अब तो लगता है रह गया सर है। मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया है। मैंने क्या तुम्हें कंफ्यूज किया यार? एक ग्लास पानी या पानी ना, पानी सोल्यूशन है, एक प्योर चीज कैसे सोल्यूशन हो सकती है? हाँ ये तो यार बहुत क्लास 6-7 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करो तो सोल्यूशन बन गया। सर चलिए पढ़ाएं आप। तुम लोग तो जिस तरह के सवाल कर रही है तो इसको 10 दिन 12 दिन चाहिए होंगे भाई इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। सर थोड़े डाउन गए हम सब। हम्म। कुछ नहीं सर। ये ईमान और जो गिलानी है ये सर जल्दी मैंने चैप्टर खत्म इतनी होने डम दो। बात नहीं पूछी थी, मुझे पता है पानी सॉल्वेंट अलग प्योर चीज होती है। मैंने थोड़ी कहा है कि पानी में समझ रहे हैं ना आप? आपने भी कहा सर ये सर सोल्यूट मैं क्या होता है, तो क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मुझे समझ मतलब मुझे समझ आ गई थी, मुझे वो एक्चुअली मतलब का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था कि आपने पहले जो समझाया और अब समझाया उसका डिफरेंस क्या है, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था, बाकी तो समझ आ गया था।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो गिलानी कहता है अगर पानी में नमक डाली ना तो फिर कौन सा सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट होगा कि कॉन्सनट्रेटेड होगा? अब उसका मैं क्या करूं जवाब? सर तो सॉरी ये आप इसको कंटिन्यू आदत है, करें। स्कूल में भी ये डम सवाल पूछता है। अच्छा जी बात सुने, ये हम करने लगे हैं इलेक्ट्रोलाइज डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस NaCl। जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो आयनिक कंपाउंड पानी में जाकर भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। यहां NaCl सॉलिड है, अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अपनी एक्वस स्टेट में। अब नई बात क्या है, जरा ये गौर से सुनिएगा। नई बात ये है कि पानी भी थोड़ा सा आयोनाइज होता है, थोड़ा सा, और वो भी H पॉजिटिव आयन और OH आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस दफा जब आप कैथोड की इक्वेशन लिखने लगेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगी दो, सोडियम आयन भी और हाइड्रोजन आयन भी। दो ऑप्शन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। जब एनोड की इक्वेशन लिखने लगेंगे तो इब्राहिम फारूकी कौन कौन सी ऑप्शंस होंगी भाई? सर क्लोरीन होगा और क्लोराइड आयन, OH और OH। OH आयन, सही है बिल्कुल। अब भाई बात ये है, जरा गौर से सुनने वाली नई बात क्या है कि इन दोनों आयन्स, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से एक आयन डिस्चार्ज होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक आयन न्यूट्रल बनेगा, और क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से भी कोई एक आयन न्यूट्रल बनेगा एक वक्त में। और वो दोनों में से कौन सा आयन होगा जो दोनों में से मोर रिएक्टिव? इन दोनों में से वो आयन डिस्चार्ज होगा जो दोनों में से मोर रिएक्टिव होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयंस में से रिएक्टिव कौन है? पीरियोडिक उसके टेबल। लिए नहीं, पीरियोडिक टेबल नहीं, वो आप लोगों ने Reactivity- पढ़ी थी ना रिएक्टिविटी सीरीज। जी उसी की बात। अब वो होगी, पहले तो पढ़ी थी एलिमेंट्स की, अब वो हो जाएगी इनवर्स। पहले आपने ये पढ़ा था, जरा मैं लिख दूं इसको, आप लोगों ने पढ़ा था पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। आपने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर पढ़ा था कि ये ऊपर वाले मेटल इतने रिएक्टिव हैं कि आपने इनका रिएक्शन एसिड से नहीं करवाना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब बात सुनिएगा जरा गौर से, बल्कि ये बताओ गिलानी साहब, ये बताया जरा इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है इस पूरी सीरीज में? रिएक्टिविटी पोटेशियम की सबसे ज्यादा होगी। हाँ जी, पोटेशियम। अब नई बात सुन लें कि अगर मैं इन पे चार्जेस लगा दूं तो रिएक्टिविटी इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट सुनने वाला है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म लेस रिएक्टिव आयंस। मैं रिपीट करता हूं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म लेस रिएक्टिव आयंस। तो अब इनमें से इरहा आप बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन है बेटा? सोडियम। बेटा आप, मैंने दो दफा रिपीट किया, आपने सेंटेंस नहीं सुना कि जब एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज लग जाएगा तो रिएक्टिविटी इनवर्स हो जाएगी। ईमान नासिर आप बताओ अब इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है? पीटी। यस, इरहा सुना आपने? जी सर। कौन मोस्ट रिएक्टिव आप बताओ? जिहानी आप बताओ कौन मोस्ट रिएक्टिव है? सर पीटी।
हाँ जी, Pt मीन्स प्लेटिनम। और इसी तरह इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है? हाजिक। हाजिक, ये वाले जो नेगेटिव जो चार्ज आइन है इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है? हाजिक नहीं है सर क्लास में? ऑक्साइड आयन हाइड्रो ऑक्साइड है। OH minus. हाँ जी, OH माइनस आइन। ये मैंने आप लोगों को OH कैटाइंस क्यों को है? याद करने का, ये कैटाइंस को याद करने का मैंने निमोनिक्स तो आपको सिखाया हुआ है। अब जरा एक मैं मिनट आपको सर, जी सर OH क्यों है? सबसे ज्यादा चार्ज तो SO4 पे है। चार्ज नहीं डिसाइड होता, चार्ज से फैसला नहीं होता। सर मुझे नहीं ये बात इस समझ तरह तो आई। ये देखो यहाँ पे, ये देखो एल्यूमिनियम में भी चार्ज +3 था और प्लेटिनम में भी चार्ज +3 है। ये बस आपको याद करना है जी, इनमें रिएक्टिविटी डाउन द सीरीज इंक्रीज हो रही है। ये मैंने लिख दिया इस वजह से। अच्छा तो ये एनायन का भी ऑर्डर याद कर लें। एनाइंस का भी यही है। एनाइंस का मैंने आप कैटाइंस का तो मैंने आपको एक बार निमोनिक्स बताया था ना, पाकिस्तान स्टील कवर्स मैनी एकड़ जमीन। अब ये एनाइंस का भी एक निमोनिक्स बताता हूँ, लेकिन ये निमोनिक्स नीचे से ऊपर याद करना है आप लोगों ने। ओ आई गॉट क्लोथ्स नॉट शूज। तो सही जो एनाइंस है इसमें भी लाइक ऊपर नीचे का रिएक्टिविटी ज्यादा वो है। हाँ, दोनों में यही है। हाँ। एरो मैंने बनाया हुआ ना, दोनों में यही केस है। अब मुझे बताएं सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से मोर रिएक्टिव कौन है? ईमान आप बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ज़ेना कैथोड जाके क्या करेगा बेटा? सर एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज एच वो न्यूट्रल हो जाएगा। H2 अच्छा। ये बनता है H2। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन आयन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन भी 2 लिखेंगे। और रामीन, ये क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड में से कौन सा आयन जाएगा बेटा एनोड पे? कौन सा आयन मोर रिएक्टिव है? हाइड्रोक्साइड। गुड, ये मोर रिएक्टिव है, बल्कि मोस्ट रिएक्टिव है। सारे एनाइंस में से ये मोस्ट रिएक्टिव है। अब इसकी इक्वेशन आप लोगों को फिक्स से याद करनी पड़ेगी। ये है 4 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स अस O2 + 2 H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। ये आयन इक्वेशन है, ये आप लोगों को इक्वेशन याद करना। इलेक्ट्रॉन तो बड़ा इजीली याद हो सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव, इन 4 हाइड्रोक्साइड पे -4 चार्ज है, इसलिए इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए। 2H क्यों बाकी किया है आपने? ऑक्सीजन। ये यार ये फिक्स है, ये याद करनी पड़ेगी आपको। अच्छा। तो जी इसकी कल मोर एग्जांपल्स करेंगे हम। आज इतना ही है। अब मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, ये थोड़ी देर तक ये वो कन्वर्ट हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके सर कल सर। क्लास ठीक है है ना जी। फिर? Okay sir. Sir जी जी बता कल दीजिए होगी। क्लास का. और सर हाँ जी कल लंबी है क्लास इसी तरह? हाँ जी इसी तरह लंबी होगी। Okay sir. सही अल्लाह है सर, हाफिज। ओके। Allah अल्लाह हाफिज। अल्लाह Hafiz. हाफिज़ सर। Officer. लो। हाफिज।